नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो बात 25ई में अब जब भी हमें मौका मिलता है, तो हम विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले जो अ, मित्र हैं, जो कि लोग हैं, जो प्रतिभाएँ हैं, उनसे हम बातचीत करके कुछ विशिष्ट विषय जिसके अंदर वो जानकारी रखते हैं या कि उनका योगदान है, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारे अतिथि हैं एकलव्य सिंह। एकलव्य जी, आपका स्वागत है बात 25 में। सर प्रणाम आपको। और सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पे आके आपसे वार्ता करूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत ही जिस तरह से आप जिस तरह की डिबेट होती हैं, उसमें आप जितनी तथ्य और तथ्यपरक बातें जिस मजबूती के साथ रखते हैं, तो निश्चय ही तो उसी को बात को समझने के लिए तो एकलव्य जी, आप ये बताइए कि आप जैसे आपकी पढ़ाई पहले दिल्ली में हुई करोड़ीमल कॉलेज में, फिर आप सिंगापुर में पढ़ाई करने चले गए। तो सर छोटा-सा उस पढ़ाई के दौरान में आपका क्या अनुभव हुआ? और इस तरह से ये जो पॉलिटिकल डिबेट है या कि राजनीति की चर्चाएँ हैं, इसमें कैसे एक करके आपकी क्यों कर रुचि बढ़ी? और फिर इसमें आप अपना एक काफ़ी समय दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इसके बारे में आप बताएँ और एकलव्य सिंह आपका स्वागत है बात 25। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली भी जाने के पहले जो मेरी स्कूलिंग थी वो जयपुर में ही हुई। जयपुर में यहाँ पे सवाई मान सिंह विद्यालय है, जिसमें कि मैं मतलब लगभग 12 वर्ष मैंने वहाँ पढ़ाई करी। तो यहाँ पे सर मेरे फादर जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। तो उस समय सर मतलब एक नेचुरल है कि जो प्रशासन और राजनीति से जुड़ी बातें होती हैं, एक अधिकारी के घर में थोड़ा बहुत तो उसका एक जिसे कहते हैं कि यू आर इन द नो ऑफ थिंग्स कि चल क्या रहा है। कभी कभी सुनने में आ जाता था कि पिताजी ने कोई मतलब जब थोड़े बड़े होने लगे, शुरू में तो कम ही समझ में आता था, लेकिन बड़े होने लगे तो द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस चीफ मिनिस्टर्स ऑपरेटिंग इन राजस्थान, उसके बारे में सुनते रहते थे। फिर कभी कभी ये देखने को मिलता था कि पिताजी ने किसी सही चीज के लिए स्टैंड ले लिया, तो देखा कि साहब मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड ही वाज पनिश्ड। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता था। और ऐसे भी मतलब पॉलिटिक्स में लोग होते थे जो कि अच्छे काम की सराहना भी करते थे। तो ये सब देखने को मिलता था सर, स्पेक्ट्रम था पूरा। उसके बाद सर हम अ, उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज में था सर। तो किरोड़ीमल कॉलेज में सर एक तो सर मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेलता था स्कूल के समय और अर्ली कॉलेज तक। तो अंडर 19 नेशनल्स क्रिकेट में मैं खेला हुआ था। तो उसकी वजह से हमारे जो किरोड़ीमल का जो हॉस्टल था सर, उसका एक बड़ा मतलब यूनिक सेटअप था, जिसमें कि मेनली 3 ग्रुप्स हुआ करते थे। एक बिहारी यूपी बिहार की गैंग हुआ करती थी, एक नॉर्थ ईस्टर्न्स हुआ करते थे, एक जो दिल्ली हरियाणा बेल्ट के मोस्टली जो जाट लोग हो गए वो हुआ करते थे, और एक सर स्पोर्ट्स कोटा का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो मैं सर 2 ग्रुप्स में फिट कर रहा था, एक तो बिहार यूपी वाला, हालांकि मैं राजस्थान में पला बड़ा, लेकिन पेरेंट्स मेरे यूपी और बिहार से हैं, तो एक तो वो यूपी बिहार वाली गैंग में फिट कर रहा था और स्पोर्ट्स कोटा वाली में। तो उसकी वजह से सर थोड़ा सा मतलब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी उसमें नेचुरली ही घुस गए। और एक ऐसा मतलब छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि आज लोग वैसे तो मुझे मतलब एक तरह से अनऑफिशियल भाजपा का प्रवक्ता टैग करते रहते हैं, लेकिन आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग कि आज एक कांग्रेस की बड़ी मतलब पहुंची हुई प्रवक्ता हैं, श्रीमती रागिनी नायक। वो मेरे सर वहां पे सीनियर हुआ करती थी, और उस वक्त वो जो कांग्रेस का यूथ स्टूडेंट्स विंग है, एनएसयूआई की प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही थी। और उन्होंने सर जो डूसू का इलेक्शन लड़ रही थी, तो उन्होंने एक बार आके निवेदन किया कोई रात को पोस्टर वगैरह लगाने के लिए। तो साउथ कैंपस में, तो अब वो सीनियर थी, और ठीक है कोई सामने से अगर मदद मांगने के लिए आए तो मैं समझता हूँ कि हमें मदद करनी ही चाहिए। तो हमने वो मदद करी सर।
और रात को पोस्टर लगाते हुए पकड़े गए, पुलिस ने रात को थाने में बंद कर दिया सर। तो एक रात की जो हवालात की जो मतलब हवा खाई है सर अब जीवन में, वो कांग्रेस की वजह से ही खाई है, कांग्रेस का कार्य करते करते। तो उसके बाद सर ये हम सर सिंगापुर चले गए थोड़े और मतलब उच्च शिक्षा के लिए। वहां पे सर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐसे बदला जीवन में कि अभी तक ये जो इतने अपने जो सो कॉल्ड फॉर्मेटिव इयर्स थे, तो अपने एक हीरो हुआ करते थे लाइफ में, प्रणय रॉय। प्रणय रॉय साहब को हम बचपन में दूरदर्शन में हर थर्सडे को प्रोग्राम आया करता था, द वर्ल्ड दिस वीक। तो प्रणय रॉय जी को उसमें देखा करते थे। उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी सेटअप कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर न्यूज का जो मतलब एक तरह से मार्केट बेंचमार्क था वो एनडीटीवी था। उसमें फिर बरखा दत्त, राजदीप सारदेसाई जैसे फेसेस आ गए, उनको देखने लगे। और उन्होंने जो नैरेटिव क्रिएट किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हम भी उसी में विश्वास करते थे कि भाई ये तो कोई मास मर्डर हैं मुसलमानों के, जो मतलब हिंदुत्व के दम पे बस गुजरात पे पोलराइज करके अपना समय निकाल रहे हैं। लेकिन सिंगापुर में जब रहा सर, तो मेरी बहुत सारे मतलब गुजराती मित्र बने, और उन लोगों से जो मैं वहां की स्टोरीज मुझे पता चली, तो मेरा सर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरे बारे में, एक ये मैं अपनी एक तरह से सर स्ट्रेंथ मानता हूँ कि आई एम अ पर्सन हु डज नॉट गेट ओपिनियनेटेड वेरी इजिली। तो ठीक है, मोदी जी के बारे में ये सुना था, लेकिन मैं ये नहीं मानता था कि यही यही सच है और यही मतलब अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ है। तो मैं मतलब दूसरे पक्ष की भी जब बात सुन रहा था, ये दूसरे पर्सपेक्टिव्स, तो मैं उनको ग्रास्प एकदम ओपन माइंड के साथ कर रहा था। तो मेरा पर्सपेक्टिव सर जिसे कहते हैं कि न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ सर कि ये बात है 2007 की, जिस समय मतलब मेरे पिताजी जो हैं सर, वो एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर गुजरात में गए थे सर। और उनकी ड्यूटी गोधरा में ही लगी थी। और तो उनसे सर उस समय जो भी मतलब जितना समय मिल पाता था, तो फोन पे बात होती थी कि साहब गुजरात में क्या चल रहा है, ये है वो है। क्योंकि अब मेरा ओपिनियन ऑलरेडी चेंज होने लगा था, और उस समय सर मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा था कि 2007 तो इज द एंड ऑफ एवरीथिंग फॉर मोदी, मतलब अब कोई चांस नहीं है उनका दोबारा आने का। तो और मतलब नॉट जस्ट नेशनल मीडिया सर, मतलब इंटरनेशनल मीडिया में भी यही दिखाया जा रहा था कि अब वो समय आया है जब भारत मोदी को सबक सिखाएगा। मतलब ये था मामला। और मोटा मोटी मुझे मेरा मतलब जितनी भी मेरी लिमिटेड सोच थी उस समय, मुझे लग रहा था कि लोग शायद चाहते भी यही है। तो अब सर, अच्छा आपको ध्यान होगा सर, उस समय पे वो एक बड़ा फेमस इंटरव्यू हुआ था मोदी जी और करण थापर का, जो कि बीच में मोदी जी ने छोड़ दिया था। जी तो हाँ, जी हाँ। वो जब छोड़ा सर, तो उससे भी एक मार्केट में परसेप्शन यही गया था कि साहब ही डिडंट हैव द गट्स टू टेक द टफ क्वेश्चंस। जबकि सच्चाई ये थी, जब आज हम उसको मतलब उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो ये देखते हैं कि समझ में आता है कि दैट वाज एन एजेंडा ड्रिवन इंटरव्यू, जहां पे कि जो एंकर था वो ऑलरेडी ओपिनियनेटेड था और वो उसको एक ही डायरेक्शन में ले जाना चाहता था। एंड इट डिड नॉट मेक सेंस कि आप मतलब उस इंटरव्यू को मतलब करके पॉलिटिकली अपनी बस खुद की फिजीती करवा लो, जब आपका पर्सपेक्टिव सामने वाला लेने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए शायद मोदी जी ने ऐसा समझा होगा कि उस इंटरव्यू को आगे कंडक्ट करने का मतलब कोई औचित्य नहीं है। तो सर उस समय क्या हुआ कि एक एक दो इंसिडेंट्स थे सर उस समय बेसिकली, कि एक बार तो जो वो पर्टिकुलर डे था जिसको आज बहुत लोग कोट करते हैं, कि जिस दिन पर्टिकुलरली सोनिया गांधी जी की वहां पे गुजरात में रैली थी और उन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था। तो और उस समय एकदम ऐसा माहौल बन गया था कि भैया सोनिया गांधी हैज नेल्ड इट, आज तो सबक सिखा दिया मोदी को, सब खत्म है अब। तो मैंने सर उसी शाम को, मतलब शाम तो क्या, लेट रात को ही मैंने अपने पिताजी को फोन करके बोला कि ऐसा लग रहा है गुजरात इलेक्शन तो खत्म है। तो मेरे पिताजी ने सर मुझे बोला कि हाँ खत्म तो है, लेकिन मोदी जीत रहा है। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो,
यहाँ तो सब कह रहे हैं और सारा मीडिया बता रहा है कि ये तो इलेक्शन एकदम मतलब इज अ डन डील। तो पापा ने कहा नहीं यार, मतलब व्हाट वी आर सीइंग ऑन द ग्राउंड इज एंटायरली डिफरेंट, व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम पीपल, व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम पीपल जो कि धरातल पे जा रहे हैं और वहां से अपना ओपिनियन लेके आ रहे हैं, it is entirely the opposite of what is being projected on the mainstream media. तो मतलब मैं अपने पिताजी को इतना तो समझता ही था कि वो भी मतलब किसी चीजों के बारे में ओपिनियनेटेड होके बोलते नहीं है, और उनने कुछ ऑब्जर्व करा होगा, उस एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होंगे। तो फिर एक तो ये पार्ट हुआ, और उसके बाद वो इलेक्शन हुए एंड लो एंड बी होल्ड मोदी जी फ्लाइंग कलर्स के साथ जीत के भी आ गए, और उसके बाद ये सब हो गया। तो उसके बाद जब मुझे अपने पिताजी से अगली बार मिलने का अवसर मिला, करीब 3-4 महीने के बाद, जब मैं कोई छुट्टियों में वापस भारत आया था, तो मैंने उनसे पूछा कि टेल मी अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स दैट स्टूड आउट फॉर यू। तो दो इंसिडेंट्स हैं सर, मतलब उनने मुझे बताई तो काफी चीजें थी, क्योंकि मेरे उनसे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी बातें हुई थी, काफी बात हुई थी, बट दो इंसिडेंट्स मैं शेयर करना चाहूंगा विच चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव अबाउट मोदी जी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक तो ये था सर कि उससे पहले ये धारणा हुआ करती थी कि साहब पॉलिटिक्स में तो ज्यादातर लोग मतलब आर देयर फॉर पर्सनल बेनिफिट, आइदर मॉनेटरी और इन टर्म्स ऑफ पावर। या तो पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, या पैसा चाहिए, इसीलिए लोग पॉलिटिक्स में होते हैं। तो उस समय क्या हुआ सर कि बेसिकली जब मोदी जी का वहां पे एज अ चीफ मिनिस्टर, वहां पे बिजली चोरी की बहुत समस्या थी सर गुजरात में। और मोदी जी ने क्या किया था कि जो लोग बिजली चोरी करा करते थे उनके अगेंस्ट सर उन्होंने पेनल्टीज और चालान इशू कर दिए थे। और अब इलेक्शन सर पे आ गए थे, तो उस समय जो भाजपा की लीडरशिप थी, यानी कि अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इस लेवल के जो लोग थे, तो जैसे आज कहीं पे इलेक्शंस होते हैं तो मोदी जी और अमित शाह जी वगैरह लोगों को ज्ञान बांटते हैं, उसी तरह से सर वो लोग भी गुजरात पहुंचे थे मोदी जी को ज्ञान बांटने के लिए कि भाई ऐसे इलेक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्होंने एक चीज जो मोदी जी को सजेस्ट करी, आई एम श्योर मतलब पचासों और चीजें होंगी, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट दे सजेस्टेड टू मोदी जी वाज कि भाई अभी चुनाव सर पे हैं, और किसान वर्ग और ये जो मतलब रूरल पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली, ये बहुत बड़ा वर्ग है, इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप एक काम करो कि ये जो आपने उनके विरुद्ध जो ये बिजली चोरी के चालान पेश करे हैं, इनको आप एक बार मतलब माफ कर दो। तो मोदी जी ने कहा साहब ये तो क्या क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको थोड़ा माफ करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अभी के लिए मतलब इसको विड्रॉ कर लो, बैक बर्नर में डाल दो, कि भाई मतलब दिस शुड नॉट बी द इशू, दिस शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ऑपोजिशन, ये आप किसी तरह से मैनेज कर लो, क्योंकि अदरवाइज मतलब ये समस्या बनेगी बड़ी। तो सर मोदी जी ने उस समय मतलब बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि जो स्टैंड लिया, वो उन्होंने कहा सर कि साहब ऐसा है कि रिस्पेक्टफुली कि आप आदरणीय हैं, आप बड़े हैं, आप मुझसे चुनावी राजनीति को और हर तरह को अनुभव में बड़े हैं, सब चीज ज्यादा समझते हैं, तो आप का ये जो निर्णय है वो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फिर मेरा निवेदन यह है कि मुझे इस जिम्मेदारी से आप मुक्त कर दो, मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है। क्योंकि इस उन्होंने कहा एक कैसी बात, मतलब ये इस तरह का मतलब द लीडरशिप डिड नॉट एक्सपेक्ट कि उनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा। तो मोदी जी ने मतलब उन्हें एक्सप्लेन करा कि साहब बड़ा सिंपल है, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन डेवलपमेंट का लेके चल रहा हूं, जहां की मैंने प्रॉमिस किया है अपने जनता को, और जो कि किसानों को भी इंक्लूड करता है, कि मैं आपको 24 घंटे सिंचाई का पानी दूंगा जिसके लिए बिजली आवश्यक है, और यदि अगर मैंने ये फैसला वापस लिया तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि मेरी जो क्षमता है और जो समझ है प्रशासन की, वो मैं
मतलब पूर्ण ही नहीं कर पाऊंगा। यदि मैंने ये डिसीजन लिया तो फिर मेरा इस कुर्सी पे बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो साहब अगर यदि ये करना है तो मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। तो सर मैंने ये मतलब जब पिताजी से बात सुनी तो मुझे लगा कि ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं क्या। मतलब उससे पहले मैंने कुछ छोटी मोटी बातें सर भैरव सिंह जी शेखावत जी के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनी थी, जैसे राजस्थान में, और सेंटर में माधवराव सिंधिया जी के बारे में, राजेश पायलट जी के बारे में भी कुछ अच्छे बातें मैंने सुनी हुई थी। लेकिन मतलब इस तरह का डिसीजन कि मतलब यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस मतलब कंप्लीटली योर करियर फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ द प्रॉमिस दैट यू हैव मेड टू योर सिटीजन्स, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी सर। मुझे लगा कि भाई मतलब ये अलग आदमी है। तो दिस डिड इंस्पायर मी। सो दिस वाज वन इंसिडेंट। और दूसरा ये था सर कि मेरे पिताजी ने जो वहां पे फर्स्ट हैंड जो गोधरा की स्टोरी सुनी सर, जो गोधरा राइट्स थे उनकी जो स्टोरी सुनी सर, वो मतलब मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा आई ओपनर था सर। यदि आपके पास समय हो तो मैं उसको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप मैं बताइए। समझता हूँ सर कि उसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आज भी जब मैं लोगों से शेयर करता हूँ तो वो अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं कि यार ये तो हमें नहीं पता था। तो कुछ इस तरह से हुआ सर कि फादर वहां पे इलेक्शन ऑब्जर्वर लगे हुए थे। तो क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है उसके नीचे लोकल डेप्यूटीज होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो वहीं गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, तो उसके ऑफिसर्स होते हैं। और जनरली एक ऑफिसर्स का एक जिसे कहते हैं कि रैपो इस तरह का हो जाता है काम करते करते कि वो एक दूसरे को भाप लेते हैं कि उनसे कितना शेयर कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। और तो पापा की पकड़ में वन ऑफ द ऑफिसर्स जो आए वो एक मिस्टर यादव थे, जो ओरिजिनली तो राजस्थान के थे। और मतलब एक्चुअली वो राजस्थान में पले बड़े थे लेकिन वो थे यूपी के। और राजस्थान में वो पले बड़े थे, फिर बाद में जाके उन्होंने गुजरात में उनके पेरेंट्स सेटल हो गए तो वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ गए। तो उनका एज सच मतलब गुजरात की हार्डकोर पॉलिटिक्स से भी कोई डायरेक्ट रिलेशन था नहीं। तो उनका जब सर पापा से थोड़ा इस तरह का रेपो स्टैब्लिश हो गया तो नाउ आई एम नरेटिंग टू यू जो उन्होंने अपना वर्जन बताया कि साहब मेरी जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो गोधरा के बगल में दाहोद में ही रहे हुए थे। तो उन्होंने बताया सर कि जो गोधरा है वो बेसिकली मतलब द टाउन इज बाइसेक्टेड बाय अ रेलवे लाइन, एकदम बीच से डिवाइड हो जाता है एक रेलवे लाइन से, रेलवे ट्रैक से। और उस रेलवे ट्रैक के एक साइड में मुसलमान रहते हैं और एक साइड में हिंदू रहते हैं। और अच्छा, उसमें क्या है सर कि जो प्लेटफॉर्म है वो मुसलमानों के साइड पे है सर। तो अच्छा। जी सर। तो अब उसमें क्या होता था कि मतलब ऑब्वियसली द हिंदूज वर कंपेल्ड टू गेट डाउन ऑन द मुस्लिम साइड जहां पे उनका दबदबा रहता था सर। तो वहां पे क्या था सर कि 1940, अच्छा उससे पहले सर मेरा तो परसेप्शन ये था कि एज इफ बस ये गोधरा में वो पहले ट्रेन का इंसिडेंट हुआ और वो साबरमती एक्सप्रेस वाला और उसकी वजह से ये सब हो गया। लेकिन सच्चाई क्या थी सर कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। हम्म। 1947 से ही लगभग मतलब आजादी के समय, कुछ लोग कहते हैं उसके भी कुछ वर्षों पहले से ही बेसिकली वहां पे सर इंडिपेंडेंस डे जो है वो 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता था। 14 अगस्त को हर साल मनाया जाता था। तो 14 ये अगस्त। हाँ सर। तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बताया क्योंकि उसके बारे में हमने भी पढ़ने, देखने, समझने की कोशिश की है। लेकिन सर ये इतना बड़ा एक डिवीजन था और मतलब कि स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। सर तो एक्चुअली क्या है, ये होता तो अभी भी है हमारे देश में छुटपुट एरियाज में। वहां पे बस लार्ज स्केल पे होता था। अच्छा, और बेसिकली ऐसा नहीं था कि बस उस समय हो रहा था, होता आया था। और दबदबा इतना था सर कि मतलब वहां के बताते हैं ऐसा कि मतलब हिंदूज बस किसी तरह से उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के और अपनी साइड सीढ़ियों पे चढ़ के निकल लेते थे, इतना ही हो सकता था। और सर और इसमें मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी शुड बी सरप्राइज्ड। मेरे ख्याल से आज किसी हिंदू को आप अपने जयपुर में कोई झालूपुरा या रामगंज में अकेले जाने के लिए बोल दो, वो भी अपनी दुम दबा के ही चलेगा वहां पे धीरे धीरे। तो ये मतलब कुछ बिटर ट्रुथ्स हैं अपने देश की जिनको हमें समझना चाहिए।
So this is what was happening in Gujarat since 1947, that the Independence Day in Godhra on the Muslim side of the railway track was being celebrated on 14th August, which is the Independence Day of Pakistan. तो साहब उसके बाद ये दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। एक दूसरा पार्ट था सर, गुजरात में जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो वहां पे एक गांधी टोपी पहनने का कल्चर है सर, वो इस तरह की जो टोपी होती है, तो वो गांधी टोपी जो है सर वो मतलब इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनर फॉर द एल्डर्स, वो लोग पहनते हैं और ये ज्यादातर बड़े मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वही पहनते हैं। तो वो लोग, और गुजरात में सर मतलब ट्रेडिशनली लोग प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, तो ये लोग सर जब उतरते थे वहां पे तो उनके सर पे ये अंडा फेंका करते थे। और मतलब अब आप सोचिए कि एक प्योर वेजिटेरियन सनातनी, जिसके मतलब गांधी को मानने वाला या जो भी आप कह लो, उसके सर पे सर कोई रोज मतलब जब भी उसका वहां पे मतलब जाना हो तो उसके ऊपर कोई अंडा फेंक रहा हो, तो किस तरह के ह्यूमिलिएशन से वो गुजरता होगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से मतलब डिकेड्स किस तरह का फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रहा होगा। मतलब सिर्फ उनमें नहीं जिनके ऊपर ये किया जाता था, उनकी फैमिलीज पे भी, क्योंकि आप सोचिए कि उनके बच्चों को कैसा लगता होगा, उनकी बीवी को कैसा लगता होगा, उनके पोतों को कैसा लगता होगा कि आज हमारे बाबूजी के साथ ये हो गया। तो किस तरह का ह्यूमिलिएशन और फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रहा होगा ओवर 50-60 ईयर्स। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि एक और जो वहां पे बड़ी कॉमन फिनोमिना थी वो ये थी कि एवरी फ्राइडे वो लोग सर, वो क्योंकि प्लेटफॉर्म उनकी तरफ ही था, वो लोग उस प्लेटफॉर्म पे सर गाय काटा करते थे सर। गौ माता की हत्या सिंबलाइज करने के लिए गाय काटा करते थे। अब आप सोचिए सर कि मतलब क्या, मतलब किस ह्यूमिलिएशन से और फ्रस्ट्रेशन से वहां के सनातनी लोग गुजर रहे होंगे। मतलब कितना हेल्पलेस मैं आज भी सोचता हूँ सर, मैं आपको सही बताऊं मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं आपको सही बताऊं सर कि मुझे नहीं पता कि अगर मुझे जयपुर में ऐसा कोई करता हुआ दिख जाए तो पता नहीं मैं मतलब अपनी पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी बीवी की चिंता करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि वो देखना मतलब बड़ा बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। तो ये ह्यूमिलिएशन सर, इससे वो गुजर रहे थे। तो लेकिन जब इसमें तक मतलब जी इसमें एक ये महत्वपूर्ण बात है कि ये इस तरह से हो रहा था जैसे 14 अगस्त की भी बात है, और दूसरा प्लेटफॉर्म के ऊपर पे जी जो इस तरह की जो गौ हत्या करने की जो बात है, ये जनरली इट इज नॉट वाइडली नोन, इसको छुपाया गया है। मतलब इतना वहाँ के लोग सह रहे थे और ये लगातार हो रहा था, नहीं सर, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि इस समय में, इस कालखंड में कितनी बार वहां पे भाजपा की सरकार भी तो थी। और अब आप इसको रिलेट करके देखिए सर, आज जब हम सुनते हैं ना कि जर्मनी में कुछ ऐसे एरियाज बन गए हैं जहां पे पुलिस की जाने की हिम्मत नहीं होती, अब इन बिल्कुल लोगों को समझ में आता है कि वहां पे गुजरात में ऐसा होता था। नहीं तो कहते थे कि उस समय ये लोग कहते थे कि ऐसा हो सकता है क्या कि पुलिस ही नहीं जा पाए, प्रशासन ही नहीं जा पाए। बट ये सर समाज की ऐसी सच्चाइयां हैं जो है, आप या तो मतलब इनको एक्सेप्ट कर लो और या फिर आप इस भ्रम में जीते रहो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब। तो सर बेसिकली मतलब दिस फ्रस्ट्रेशन एंड ह्यूमिलिएशन वाज मतलब इट वाज लीडिंग टू अ बिल्डअप ऑफ समथिंग। और जो मतलब वो जो यादव साहब थे वहां के लोकल, मैं तो मतलब आई थिंक आपके दर्शकों के विवेक पे ही छोड़ूंगा कि वो ये जज करें कि वो सही कह रहे होंगे या गलत कह रहे होंगे। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन ये एक पर्सपेक्टिव है जिसको जानना जरूर चाहिए। तो उन्होंने कहा सर कि उस समय वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भाप तो लिया था कि वहां पे हिंदूज जो हैं आर गोइंग टू रिटेलिएट, स्पेशली आफ्टर द बर्निंग ऑफ साबरमती एक्सप्रेस। तो उसके बाद सर मतलब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग ये भाप लिया था कि कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इंक्लूडिंग वो यादव साहब जो थे, उनका ऐसा मानना था कि वहां का
not the मतलब central administration of Gujarat, मतलब not at the level of the ministers and the cabinet and the CM, but जो गोधरा का local administration जिसे हम कहते हैं ना, जो थानों की पुलिस होती है, वहां के जो local SDM, BDM और ये सब होते हैं, उन लोगों ने सर इस भाव के करीब मन में अपने, भले ही कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो नहीं बनाई हो ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मन में ऐसा तय कर लिया था कि साहब ये जो सारे समीकरण है ना जो 50 वर्ष से चले आ रहे हैं, इसका एक ही इलाज है कि यदि इस बार कुछ होता है ना तो एक बार आर पार की हो जाने, देखा जाएगा क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ना इधर की करेंगे ना उधर की करेंगे। और उसके बाद लो एंड बिहोल्ड सर, वो तो जो हुआ वहां पे वो सारी दुनिया ने ही देखा। और मतलब आई थिंक कम्युनल राइट्स के को सपोर्ट तो कोई नहीं कर सकता, मतलब मैं तो नहीं करता। मतलब गोधरा के जो राइट्स थे, मतलब राइट्स तो कंडेमनेबल ही होते हैं, इसमें तो मतलब कोई नहीं चाहेगा कि इनोसेंट लोग मरे, क्योंकि हर राइट्स में कोई ना कोई इनोसेंट लोग तो मरते ही हैं। मतलब आप कह लो कि इवन इफ इट इज फॉर मतलब लॉन्ग टर्म ग्रेट कॉज और वट एवर, बट मतलब सच्चाई यह है कि इट कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ्स ऑफ इनोसेंट्स बीइंग लॉस्ट। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है समझना सर कि जब ये मोदी जी के संज्ञान में आ गया और उनको जब एक्ट करना था, तो उन्होंने वो किया जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व होता है। उन्होंने जो सही था वो किया, राइट्स को रोकने के लिए जो भी उन्हें करना था उन्होंने किया। बस जो उन्होंने नहीं किया वो ये था कि उन्होंने एक सूडो सेक्युलर की तरह, जिसे कहते हैं कि खुलकर सिर्फ मुसलमान पक्ष का समर्थन नहीं किया, और इसकी सजा उन्होंने ये भुगती कि पूरी दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करा गया कि ये एंटी इस्लामिक हिंदुत्व टेररिस्ट हैं, एज नरेंद्र मोदी जी। और मतलब और फैक्ट ये है सर कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को करना क्या चाहिए, उसको नॉन बायस्ड होना चाहिए ना भाई। मतलब ठीक है, आप हिंदुओं का साथ देने की बात नहीं है, वो साथ नहीं दिया, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप पक्षपात कर भी नहीं सकते, लेकिन आपका ये भी तो दायित्व नहीं है कि आप मुसलमानों को सपोर्ट करो, उनके गलत को भी सपोर्ट करो क्योंकि वो माइनॉरिटी है। तो ये जो प्रपंच जो इस देश में चलता आया था सर 50 साल से, वो मोदी जी ने नहीं किया, जिसकी सजा उन्होंने तो भुगती उस समय। लेकिन मैं मानता हूं कि जिसका बेनिफिट, उस मोदी जी की उस सजा का जो बेनिफिट है वो पूरे देश को मिला, जब उससे उनका जो पर्सपेक्टिव है धीरे धीरे भारतवर्ष में फॉर वट एवर रीजन एक ऐसा बना कि वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं समझता हूं कि ये सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं कि अच्छे बुरे, लायक नालायक, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में भारतवर्ष की जो पिछले 10 साल में प्रगति देखी है, जो गौरव गान देखा है, वो मैंने नहीं देखा पहले। एंड आई एम, और मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं सर कि बेसिकली अगर कोई प्रैक्टिकल इंसान भी है तो यू हैव टू असेस इट लाइक दिस कि व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर मी टुडे टू लीड माय कंट्री। भाई मतलब राहुल गांधी तो मतलब सर मतलब ये सब ये समस्या हो जाती है जीवन में कि एक ना एक धारणा बनाई जाती है कि भाई एज अ गुड सिटीजन यू शुड बी न्यूट्रल। खास करके जो एक तो मतलब एक ये होती है ना, आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट जरूर होना चाहिए, जबकि मैं ऐसा मानता हूं सर कि आप न्यूट्रल जो वहां के लोग होते हैं ना, जिस देश के लोग न्यूट्रल हो गए, और यही हमारी देश की मतलब जो है दुर्गति जिस कारण से कई वर्षों से हो रही थी कि जो न्यूट्रल हो जाते हैं ना लोग सर, उनका मतलब कोई फ्यूचर नहीं है। जो लोगों में कन्विक्शन होता है कि दिस इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब फॉर दिस कंट्री एट दिस टाइम, तो जिनमें ये कन्विक्शन होता है तो फिर वो एक मजबूत सरकार भी बनाते हैं। मतलब सर इसमें कोई फैक्ट, मतलब इसको इसमें कोई डिनाइल थोड़ी है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर्स भी जब एक अच्छी मेजोरिटी के साथ जब चुन के आए थे, तो कई कामों पे उनकी, कई कार्यों पे आलोचना हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे, जो कि मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सर मतलब कुछ तो ऐसी चीजें थी जो उस समय डिसीजंस लिए गए थे
जो कि तभी लिए जा सकते थे जब एक मजबूत सरकार होती। मजबूत सरकार इन द सेंस कि भाई अगर ये डिसीजन ले लिया तो 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी में जो एक डिफरेंस है सर, मतलब वो इसीलिए कहता हूँ कि वो इतना प्रभावित क्यों करते हैं कि ये जो है ना सर, सेल्फलेस वाला जो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी ना सर, कि वो उन्होंने अडवाणी जी और इन सबको, अटल जी वगैरह को बोल दिया था कि साहब मुझे तो मुक्त करो, ठीक है ना, अगर ये करना है तो सर अभी जब 240 सीटें आई थी ना सर भाजपा की, तो मैंने देखा था कि मतलब जो राइट विंगर्स भी हैं हमारे इकोसिस्टम के सो कॉल्ड, और बहुत सारे लोग सर जो जिनसे पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, कई मतलब हमारे जो फेलो राजनीतिक विश्लेषक वगैरह भी हैं, वो कहते थे कि अब गई बॉस, अब जो जो हमने सपने दिखा के बैठे थे ना, वो अब मोदी नहीं कर पाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एकदम क्लियर था सर, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट दैट आई हर्ड अबाउट हिम, कि इस आदमी को परवाह इस चीज की कभी नहीं होगी कि मेरी सरकार चलेगी या गिर जाएगी। जिस चीज को करने का इसका कन्विक्शन है, ये तो वो करेगा। और सर मैं समझता हूँ कि पिछले 1.5 वर्ष में, मतलब 1.5 वर्ष नहीं सर, अभी तो 1 वर्ष पूरा हुआ ना, पूरा 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ सर, अभी तो अभी होगा। और 1 वर्ष में उसकी कई झलक हम देख चुके हैं सर। मतलब किसने एक्सपेक्ट करा था कि इतनी जल्दी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ले आएंगे और इस तरह की चीजें कर देंगे इतनी कम सीटों के साथ, जहाँ की इनको बताया जा रहा था कि ये तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे खड़े हैं। आप मतलब देखो सर। लेकिन सो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मोदी करेंगे, तो वही मतलब मैं इस चीज के, मुझे ये नहीं पता सर कि ये सरकार 5 वर्ष पूरे करेगी या नहीं। मैं चाहूंगा कि करे, इस देश का भाग्य ऐसा हो कि ये 5 वर्ष पूरे करे, लेकिन उसका वो सर भाग्य भाग्य के ही हाथ में, और वो तो प्रभु ही तय करते हैं। लेकिन मैं एक चीज पर पक्का श्योर हूं कि मोदी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Yes, that is very clear, and it is been significantly visible for so many ways. बहुत सारी चीजों से ये जो है ये सामने आया है, और ये पक्ष पक्का होता रहा। तो एकलव्य सिंह, आपने बहुत ही रोचक तरीके से अपने बारे में, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसके बारे में, और जो तो महत्वपूर्ण घटनाएं और एक व्यक्तित्व की बात जो आपने बताई है, जो मोदी जी से आप क्यों प्रभावित हैं, और इसी तरह की चीज़ों के लिए मोदी जी लोगों को प्रभावित करते रहे हैं। और फिर जो एक जो असली घटना, जैसा कि आपने बताया कि गोधरा की, उस गोधरा की घटना के बारे में तो देखिए इतना झूठ बोला जाता है कि अरुंधति राय ने शिकागो में जाके बोल दिया था, वो रिकॉर्डिंग कहीं पड़ी है, कि इन लोगों को इसलिए इनके ऊपर हमला हुआ क्योंकि ये अयोध्या में जो है वो उसको क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ के आ रहे थे। जी सर, जी सर, टाइम जी गैप, सर, मतलब ये लोग, तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा, ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक और सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा है। जी सर, लेकिन ये भी बात सामने आई है, और फिलहाल तो 5 साल तो चलनी ही चाहिए, आगे भी देखा जाएगा, क्योंकि सर, फिलहाल जिन परिवर्तनों और जिन संभावनाओं पे लोग प्रसन्न हो रहे थे, अब वो धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हैं। ऐसा सर, कई जगह हमें दृष्टिगोचर हुआ है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और सर। ये कहीं और जगह भी होगा। नहीं सर, ये जो 5 वर्ष वाली बात है, हुँ, ये तो क्या है कि 10 वर्ष भी हो सकते हैं और 15 वर्ष भी हो सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊं, एक्चुअली सर हुँ, मैं मतलब आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन एज सच। मतलब ठीक है, धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा बहुत, थोड़े बड़े बड़े जो मंदिर हैं देश के वो जाना अच्छा लगता है, बट दैट इज मोस्टली फॉर आर्किटेक्चरल पर्पसेस। अपनी हिस्ट्री जानने को मिलती है, अपना मतलब सनातन में जो आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ थी उसके बारे में सीखने को मिलता है। तो उन पर्पसेस से जरूर मैं मतलब अपने 4 धामों की यात्रा और इस टाइप की चीजें कर चुका हूँ। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि मुझे एक, जो जिसे कहते हैं ना कि प्रभु पे जो विश्वास वाली बात होती है, जो हुँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव, उससे तो कुछ चीजें होती हैं, पर ये इसमें भी सर मैं आपको बताऊं कि मोदी जी जो है
इसका एक सर मेरा जो मतलब एक सोच डेवलप हुई है, मैं आपको बताऊं कि सर मैंने मतलब मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ सर कि एक व्यक्ति जिसको हम कम से कम अपनी आंखों से 23 वर्ष से देख रहे हैं, और 23 वर्ष से सर उस आदमी ने ये तो मतलब एक मतलब स्थापित फैक्ट है कि छुट्टी नहीं ली, ठीक है, लेकिन छुट्टी नहीं लेने के बाद सर मतलब कभी उनको छींकते हुए ही नहीं देखा मैंने सर। मतलब हर दिन उनके कोई 8-10 तो मतलब कुछ ना कुछ कभी कहीं किसी देश में पहुंचे होते हैं कि नहीं तो कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और ना सर उस आदमी को कभी छींक आए ना कभी बुखार आए 23 वर्ष तक। तो मैं समझता हूँ सर कि मतलब ये उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जिसके ऊपर प्रभु का हाथ। बिल्कुल, ऐसा लोग मानते हैं, बहुत सारा मानते हैं और इस मामले में तो बहुत ही रोचक और बहुत ही चर्चा रही। सर तो इन्हीं विषयों में और मिले-जुले विषयों के ऊपर आपसे फिर मिलेंगे, कुछ और चर्चाएँ करेंगे। तो बिल्कुल सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने अपनी बात बताई। नहीं तो सर, फिर प्रणाम आपको एक बार पुनः कि आपने मुझे इस योग्य समझा। थैंक यू सो मच और प्रणाम। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। प्रणाम थैंक सर। यू, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे युवा राजनीतिक टिप्पणीकार जो कि बहुत ही मजबूती से और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते आए हैं विभिन्न टेलीविजन डिबेटों में और भी जगह। तो उन्होंने कई रोचक बातें बताई। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो एकलव्य सिंह के साथ हुई वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।